नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और डे बाय डे हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। अब रेगुलर हो जाएगी, इतने दिन रिकॉर्डेड था, लेकिन कल से जो है आपको लाइव क्लासेस भी अब आईटीआई वालों के लिए मिलेगी। ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 14 है। इससे पहले आपको लगातार 13 क्लासेस दी है। रिक्वेस्ट करूँगा कि उन सभी 13 क्लास को भी ज़रूर देखना। अगर पूरे साल आप नहीं भी पढ़ पाए ना, तो भी अब ये हमारी सीरीज़ को पढ़ लेना। 100% गारंटी है पास की। तो और आपके जो सीबीटी एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 में से 75 की गारंटी है। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और थ्योरी, चारों के सीक्वेंसली अब आपको डे बाय डे क्वेश्चंस मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और 13 क्लासेज जो अब से पहले हुई है उनको ज़रूर देखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए पिछली क्लासेज भी आपको देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आपके लिए मॉडल टेस्ट और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप उनसे अपनी तैयारी परख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट आपको वहीं प्रोवाइड करवाते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। तो अल्टरनेटर का हम टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए थे, वो है। साथ में कुछ जो कन्वर्टर और सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको भी इसी में शामिल हम कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहते हैं। आइए माय डियर, ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। दो अल्टरनेटर के समांतर क्रम के दौरान दो लैंप किस हालात में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? आपको अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन जांच की विधियों का शायद क्वेश्चन या विधियां याद होगी। कितनी होती है माय डियर? 3 विधियां हैं। एक का नाम है डार्क लैंप विधि, एक का नाम है ब्राइट लैंप विधि, और दूसरे का क्या नाम है, तीसरे का क्या नाम है? डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि, यानी दोनों को मिला करके एक विधि बनाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में यही होता है कि हमारे 2 सेट तो जलते हैं और एक लैंप सेट बुझ जाता है। कब बुझ जाता है? जब समांतर क्रम की सारी शर्तें समान हो जाए तब। इसका मतलब है कि जितनी भी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अब आप दोनों अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ सकते हैं। शर्तें कौन कौन सी है, आप में से किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट करना, बाकी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, शर्तों में ये आ जाएगा आपका बी उत्तर, कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, बराबर हो गई है। अब आप जो है अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ शर्तों पर। 3 शर्तें कौन कौन सी है? टर्मिनल वोल्टेज बराबर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए और फेज क्रम बराबर होने चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे एक में RYB है तो दूसरे में RYB। ये 3 शर्तें पूरी हो तो हम 2 अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो गुरुजी, दूसरे में हमारे पास वोल्टेज और फेज क्रम का भी है, तो ये क्यों नहीं किया आपने? तो दरअसल पहले से चल रहे 2 अल्टरनेटर में फेजों का क्रम बदलने की कोई रिस्क रहती ही नहीं है, यानी फेज़ बदलते ही नहीं है। फेज़ तब बदलते हैं जब कभी रिवाइंड करना हो, तो ये चीज़ें जल्दी से फॉल्ट इनमें आता नहीं है। बड़े जनरेटरों की बात अगर हम करें तो बी ऑप्शन के साथ जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, पेपर में पूरी संभावना रहेगी। देखो, मैं आपको क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ बताऊंगा। मेरे यहाँ गुरुजी जल्दी करा दो वो वाला ऑप्शन नहीं है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अगर हमारे यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो। कारण सहित उत्तर बताऊंगा, भूलोगे नहीं कभी, और आगे जब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाओगे तब भी चीज़ें काम आएगी, क्योंकि अब सेकंड ईयर में हो भाई। सेकंड ईयर तो जैसे तैसे पास हो ही जाएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए रोना होता है। आइए सवाल पर। ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, है ना, दोबारा बोलूँगा, लेकिन पहले क्वेश्चन सुनो। क्या कह रहा है? एक अल्टरनेटर से अगर लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 वोल्ट हो जाती है। वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत में गणना कीजिए। पहले तो ये सुनो, पिछली क्लास में हमने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखा था, आप में से किस किस को याद है पहले तो वो बताओ। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन आते हुए हमने देखा है। पहले वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पूछ लिया कहीं पर, और थोड़ी देर बाद में उसी का ये न्यूमेरिकल पूछ बैठे। एक ही एग्ज़ाम में आपके एक शिफ्ट में ये दोनों सेम क्वेश्चन आते हुए हमने देखा है। इसलिए एक बच्चे को अगर दोनों एक क्वेश्चन आता है फॉर्मूले वाला, तो वो ये भी कर सकता है, यानी दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। दोनों तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर ना एक लैंग्वेज बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की लैंग्वेज बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये दोनों आपको पेपरों में देखने को मिल जाएंगे। मैं प्रीवियस पेपर आपको दिखाऊंगा तब। अब सुनो, क्वेश्चन पर आते हैं।
पहले पहचान करनी है आपको कि नो लोड वोल्टेज कौन सी है और फुल लोड वोल्टेज कौन सी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जब भार हटा दिया जाता है तब 480 से 660 वोल्ट हो जाती है। इसका मतलब जब लोड था तब वोल्टेज कितनी थी, 480, और जब भार नहीं है यानी नो लोड है तो वोल्टेज कितनी है, 660। ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आंसर बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज ये होती कि एक अल्टरनेटर से भार जोड़ दिया जाता है तो वोल्टेज इतने से इतने हो जाती है, दोनों आंकड़े बदल गए। इतनी समझ आपको होनी चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब देखो, नो लोड वोल्टेज कितनी है, 660, माइनस फुल लोड वोल्टेज कितनी है, 480 बटे 480 करना है। कैलकुलेशन करके उत्तर करना, क्वेश्चन का आंसर आएगा 37.5%। हमारे लिए अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चन पिछले 20 सालों से आ रहा है। 2005 में ITI में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना शुरू हुआ था और आज तक आ रहा है। एग्जामिनर इसके आंकड़े तक नहीं बदल रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, पर जल्दबाजी मत करना। मान लीजिए कि इस बार आंकड़े बदल दे, 480 की जगह 440 लिख दे और वहाँ 660 ही रखें, गड़बड़ कर सकता है ना। यहाँ 480 रखें लेकिन यहाँ पर 620 वोल्ट कर दे, तो थोड़ा सा समझना है। लोड हटा दिया ही लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं लोड जोड़ दिया हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सारा क्वेश्चन ही उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, मेरा यही कहना है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो समझ में आ रहा है सभी को ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मुझे कैसे बताओगे आप वीडियो को लाइक करके मुझे बताओगे कि हाँ सर क्वेश्चन हमें समझ में आया है। तो बिना लाइक के प्लीज़ नहीं जाएंगे, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, हमें एप्रिसिएशन चाहिए, उससे पता लगता है कि हाँ इतने बच्चों को क्लास पसंद आई। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए DC सप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है? आपको पता है सिंक्रोनस मोटर 3 फेज मोटर है ना, और इसके स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन फिर भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मोटर स्टार्ट नहीं होती है अपने आप। इसके लिए हमें इसके स्टेटर को AC सप्लाई और रोटर को DC देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम रोटर को DC देकर एक्साइट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ठीक है ना, जिससे वो मोटर स्टार्ट हो जाती है। और वो कैसे स्टार्ट होती है उस पर अपन जो है वो बाद में बात करेंगे। तो मोटर का जो आंसर आपको करना है, जो रेटेड स्पीड होती है उस पर लाने के लिए D ऑप्शन के साथ जाएंगे। रन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को सिंक्रोनस गति से चलाने के लिए। मोटर को इनिशियल स्टार्ट का अगर ऑप्शन आ जाए ना, तो इसके लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, ध्यान रखना। इसका आगे ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग 2 काम करती है। एक काम तो होता है कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना देती है, और दूसरा काम होता है हंटिंग भी समाप्त कर देती है। अल्टरनेटर में भी डैम्पर वाइंडिंग होती है, वो सिंक्रोनस जनरेटर कहलाता है। वहाँ पर इसका एक ही काम बताते हैं हम, मतलब एग्जामिनर जो हमसे पूछता है डैम्पर वाइंडिंग का काम वहाँ पर है हंटिंग समाप्त करना, लेकिन यहाँ आपको 2 ऑप्शन बताने हैं। खैर अभी इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लो। सिंक्रोनस मोटर की DC सप्लाई क्यों ज़रूरत है? क्योंकि DC देने से रोटर का जो मैग्नेटिज्म होता है वो स्टेटर वाले मैग्नेटिज्म को फॉलो करते सिंक्रोनस स्पीड पर आता है, यानी अदरवाइज़ वो इंडक्शन मोटर की तरह स्लिप गति के साथ ही चलता रहेगा। और सिंक्रोनस मोटर की एक बड़ी खास बात होती है कि ये मोटर स्थिर गति वाली मोटर है और हमेशा सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर है, यानी इस मोटर की रोटर गति और सिंक्रोनस गति बराबर होती है। इस मोटर में कभी कोई स्लिप नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें से कई बार पेपरों में सवाल आया भी है। ठीक, चलिए माय डियर, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके CBT एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सभी के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। प्रैक्टिस कीजिए उनसे, पेपरों में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टॉप लेवल के क्वेश्चन है, साथ में उसमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी है। प्रीवियस पेपरों में से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। 75 क्वेश्चंस के सेट, क्वेश्चंस पढ़ने के लिए PDF, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट, तो बहुत कुछ है। कुल मिला करके इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए अगले सवाल पर, देखो क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। देखो अल्टरनेटर के और कन्वर्टर के आज थोड़े मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कन्वर्टर और सिंक्रोनस मोटर के अगले चैप्टर में हम मतलब क्लास में हम और भी क्वेश्चन लेंगे, और इस बार मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन भी बताऊँगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है। देखो
1 2 3 4 5 6 6 डायोड लगे हुए हैं। और डायोड का जो प्रकार है ना, उसमें आप देख रहे हैं, देखो इस तरह से बना हुआ है। यहाँ से एक गेट टर्मिनल भी निकाला हुआ है। तो एनोड, कैथोड और गेट ये किस में होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR का प्रतीक है। हालांकि अगर पूरा लिखो ना तो यहाँ देखो 3 फेज AC लिखा हुआ है, आगे आपको DC वोल्टेज दिखा रहा है और डायोड लगे हुए हैं। तो फिर ये है हमारा रेक्टिफायर। अब कौन सा रेक्टिफायर है? तो 6 डायोड जिसमें लगे हुए होते हैं वो 3 फेज़ का फुल वेव रेक्टिफायर होता है। 3 फेज़ सप्लाई पर अगर 3 ही डायोड हो तो वो 3 फेज़ का हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। यानी अगर इस बार एक एग्जामिनर लैंग्वेज बदल दे आपके सामने, हालांकि ऐसा करता नहीं है फिर भी, तो पहले तो देख लो इस क्वेश्चन को। अगर एज इट इज़ आ जाता है तो आपको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी SCR करना है। अगर पूरी डिटेल से क्वेश्चन दे दे तब आपको करना है 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर। क्या करोगे माय डियर? 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर। अगर इनमें से एक एक डायोड सबका हटा करके 3 ही डायोड रखे, देन आपको करना है 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारे सिंगल फेज़ के हाफ वेव और फुल वेव से बहुत डिफरेंट होते हैं और इनके क्वेश्चन का आंसर अलग अलग निकलता है। लाइक रिपल फ्रीक्वेंसी, 3 फेज़ फुल वेव में इनपुट की 6 गुना होती है। जैसे अगर हमने ये 3 फेज़ AC 50 हर्ट्ज वाली दी है तो इसकी आउटपुट में रिपल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज होगी माय डियर। हालांकि ये बहुत गहरे क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम वाला एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अभी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन देखो मेरा सुझाव आपको ये है कि अब आप सेकेंड ईयर में हैं, जैसे तैसे पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी जब आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। जैसे अभी इसरो टेक्नीशियन में भर्ती आई हुई है, NPCL में वैकेंसी आई हुई है, NCL में आई हुई है, NMDC में भर्ती आई हुई है। और इन सब में कंपटीशन आपको अपने सीनियरों से फाइट करना है जो पहले से ITI पास करके बाहर बैठे हैं। आपको उनसे ये कंपटीशन लड़ना है, तो सोचिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कंसेप्ट बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आपको 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम के पहले करवा देंगे 1 शॉट में कोई, लेकिन अभी तो समय है ना, आराम से पढ़ो। तो देखो सवाल, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की RPS में गति बताओ। अल्टरनेटर की पहली क्लास में आपको 3 फॉर्मूले करवाए थे और लिखवाया था कि अगर RPM में हो तो ये करना है, RPS में हो तो ये करना है। यानी टोटल एक तरह से 6 फॉर्मूले हो गए थे, लेकिन RPM और RPS का अंतर पूरी तरह आपको समझा दिया था। तो जब गति RPS में निकालना हो ना तो F × 120 की जगह F × 2 करना होता है बस। फॉर्मूला क्या था? F × 120 बटा पोल था। अब आपको F × 2 बटा पोल करना है ओनली, और कुछ भी नहीं करना। मान रखो और हल करो। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 2 की जगह 2 रखेंगे और 2 ही पोल है। उत्तर कितना आएगा माय डियर? 50 RPS। अगर इसका आंसर RPM में करना हो तो ध्यान रखना 3000 RPM आएगा। RPM का मतलब है 1 मिनट में चक्कर, RPS का मतलब है 1 सेकंड में चक्कर। तो 1 सेकंड में 50 काट रहा है तो 60 सेकंड में कितने काटेगा? हो गया ना 3000। कहीं कोई इलॉजिकल बात ही नहीं है, पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है और कंसेप्ट के साथ ही पढ़ना है। भागने वाला काम मत करना, नहीं तो भर्ती परीक्षाओं में हर बार भागते ही रहोगे। मैं सेकेंड ईयर की बिल्कुल आपको टेंशन नहीं दे रहा हूँ, 100% पास हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतनी क्लासेज पढ़ लोगे तो 80% से ऊपर नंबर आ जाएंगे। हम तो 100% की तैयारी करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको कवर भी कर लोगे तो भी मानकर चलना कि 80% से ऊपर नंबर आएंगे। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में दोस्तों के साथ फाइट करनी होगी। आइए सवाल पर। 4 पोल रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की सप्लाई देने वाले अल्टरनेटर की गति क्या होगी? अब सेम फॉर्मूला है, आंसर RPM में है। पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें RPS था, तो फिर यहाँ पर RPM करोगे तो क्या बनेगा? F × 120 बटा पोल। करो कैलकुलेशन और बताओ उत्तर अपना। वैसे तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन कुछ चीज़ों को याद रख लो तो ही ठीक है। 2 पोल वाले की 3000 RPM होती है, 4 पोल वाले की 1500 होती है, 6 पोल वाले की 1000 RPM होती है और 8 पोल वाले की 750 RPM होती है। कम से कम इतना तो याद ही रखो ताकि पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन का समय बच जाए। लेकिन फिर भी आपको क्यों रिस्क लेनी? अभी तो उत्तर 1500 RPM आएगा, आपको क्यों रिस्क इसलिए नहीं लेनी कि आपको अपने पेपर में 75 क्वेश्चन हल करने के लिए
120 मिनट का समय मिलेगा। तो बहुत समय पड़ा है, सोच समझ कर करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो आपको दे चुका हूँ, ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। कितना समय मिलता है, कैसे पेपर आता है, कितने क्वेश्चन करने होंगे, मिनिमम पास मार्किंग क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछ रहे होते हैं। एग्ज़ाम डेट पर मैं पूरी तरह से एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। और आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर भी पूरा वीडियो एनालिसिस के साथ दिया हुआ है, मिनिमम पासिंग मार्क कितना है, करना क्या है। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा एग्ज़ाम से पहले आपको एक वीडियो अलग से और दे देंगे। आ जाओ अगले सवाल पर। अल्टरनेटर के समांतर संचालन के पहले कौन सी स्थिति को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। आ गया ना क्वेश्चन। जब हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी क्लास की, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था अल्टरनेटर के समांतर क्रम की शर्तें कितनी हैं। हमने टोटल कितनी शर्तें देखी थी? हमने टोटल 3 शर्तें देखी थी। टर्मिनल वोल्टेज दोनों का समान होना चाहिए, यानी एक अगर 11 kV का है तो दूसरा भी 11 kV का हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी दोनों की फ्रिक्वेंसी समान हो, यानी ये 11 किलोवोल्ट अगर 50 हर्ट्ज़ पे कर रहा है तो दोनों की 50 हर्ट्ज़ ही होनी चाहिए। भारत में एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। तीसरा था फेज़ क्रम समान हो। एक अल्टरनेटर में अगर फेज़ क्रम RYB है तो दूसरे में भी कैसा होना चाहिए? RYB। अब यहाँ पर देखो, रेटिंग सेम नहीं चाहिए, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, यस मस्ट बी सेम। अगर फेज क्रम समान नहीं है अन्यथा तो गुरुजी क्या हो जाएगा? देन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर फेज क्रम समान नहीं है तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रोटर इम्पीडेंस सेम नहीं चाहिए, स्टेटर इम्पीडेंस सेम नहीं चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन था। अब एक बार मान लो एग्जामिनर एडिट करना चाहिए, हालांकि CBT एग्जाम में अपने करता नहीं है, तो इसकी जगह इन दोनों में से भी कोई शर्त वो जोड़ सकता है, टर्मिनल वोल्टेज समान हो और फेज क्रम समान हो। तो इतना सा फिर आपको समझ जाना है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा तो अपन को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। आ जाओ अगले सवाल पर। यदि भार बढ़ता है तो एक अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? वैसे तो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों को मैं बताता हूँ, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटने के एक अल्टरनेटर में 4 कारण होते हैं। सबसे पहला है आर्मेचर रेजिस्टेंस, दूसरा है आर्मेचर रिएक्शन, तीसरा है आर्मेचर रिएक्टेंस और चौथा है लोड का पावर फैक्टर। अब इन चारों में से अगर एक का चूज करना हो तो सबसे पहले आर्मेचर रेजिस्टेंस का चूज करना होता है। ध्यान रखना, किसका चुनाव करना है? आर्मेचर रेजिस्टेंस का, और ये रहा डी ऑप्शन में, ठीक है ना। आर्मेचर रिएक्शन नंबर 2 पर आएगी। आर्मेचर रिएक्शन सेकंड कारण होता है। पहला कारण आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है वोल्टेज ड्रॉप पर, क्योंकि हमें जो बाहर मिलता है टर्मिनल वोल्टेज वो इंड्यूस EMF माइनस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। बाहर मिलने वाले वोल्टेज पर सीधा इम्पैक्ट हमें इसी का ही देखने को मिलता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर और उसका पूरी तरह से आपको व्याख्या याद होनी चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। सवाल, AC जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्या है? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है वापस आ गया। इट्स प्रिवेंट हंटिंग, ये है हंटिंग बचाता है या हंटिंग से रोकता है। हंटिंग क्या है और हंटिंग का कारण क्या है? तो जब अल्टरनेटर में भार परिवर्तन होता है, यानी लोड में वेरिएशन आता है, तो भार परिवर्तन के कारण गति में उतार चढ़ाव आता है, इसे हंटिंग कहा गया है, ठीक। वेरिएशन इन स्पीड ड्यू टू लोड वेरिएशन, भार में परिवर्तन के कारण गति में जो हमारा अंतर आता है। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना? ये लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना विद आंसर। तो ये रहा, है ना। अरे सॉरी, ए ऑप्शन नहीं है, ए तो हीटिंग है, डी आएगा, सॉरी। प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग प्रभाव को रोकता है, डी ऑप्शन सही होगा। ए तो हीटिंग का है। अब ये जल्दबाजी देखो ऐसे मरवा जाती है कई बार, तो आपको भी पेपर में ये जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, हो गई है ना। कई बार तो टीचर होता है बाद में कवर करता है कि मैं तो जानबूझ के कर रहा था, आपको देख रहा था कि आप सही करते हो कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती हुई है जल्दबाजी में, मैंने हीटिंग की जगह हंटिंग देखा है।
डी उत्तर होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखने से पहले कमेंट कर चुके होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद ही कमेंट किया करो। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पक्का आएगा। रट लो इस डायग्राम को। तो रटना क्या है, देखते ही उत्तर करना है। कौन सा अल्टरनेटर है, बोले ब्रूसलेस अल्टरनेटर है। आपने मोटरें भी होती है, उसे BLDC मोटरें कहा जाता है। ब्रूसलेस DC मोटरें भी बहुत होती है, तो ये ब्रूसलेस अल्टरनेटर है। इसमें क्या है कि एक्साइटेशन जो होता है ना, वो साथ में ही घूमता है खुद ही। स्लिप रिंग लगा करके अलग से DC सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रूस तो स्लिप रिंग लगेगी तभी लगेगा ना। तो ब्रूसलेस अल्टरनेटर करना है, ए ऑप्शन के साथ जाना आप इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आएंगे क्वेश्चन इसी तरह के, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि आप ABCD ऑप्शन मत रट लेना। ऑप्शन आपके सफल होंगे, CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन बदलेगा, उसके ऑप्शन बदलेंगे। हो सकता है कि आपके और आपके दोस्त के क्वेश्चन का नंबर सेम हो, लेकिन ऑप्शन ऊपर नीचे हो, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना। सवाल देखो, घूर्णन फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा क्या है। देखो, अपने अल्टरनेटर होते हैं दो तरह के, एक होता है रोटेटिंग फील्ड प्रकार का और एक होता है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का। रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का, जिसमें चालक घूमता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, तो चालक को अपन स्थिर रख करके उसमें कितने चालकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इससे क्या वोल्टेज ज़्यादा पैदा होता है, तो ये बेनिफिट मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस फील्ड को एक्साइट करने के लिए हमें केवल 2 स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी बस। ठीक है ना, क्योंकि फील्ड को DC सप्लाई देनी है ना। DC सप्लाई देने के लिए 2 स्लिप रिंग लगेगी रोटर को एक्साइट करने के लिए। एक्साइटर से जो DC सप्लाई देते हैं वो फेज चाहे कितने भी क्यों ना हो। अगर रोटेटिंग आर्मेचर वाला होगा ना, तो उसमें फेज के अनुसार स्लिप रिंग लगती है। सिंगल फेज में 2, 3 फेज डेल्टा में 3, 3 फेज स्टार में 4, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो। समझ में आई बात। क्या होगा, केवल आपको 2 स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, फेज चाहे कितने भी क्यों ना हो। सवाल देखो, अल्टरनेटर में फील्ड एक्साइटेशन धारा बढ़ाने से क्या होगा। फील्ड एक्साइटेशन धारा बढ़ाते हैं ताकि विचुंबकन प्रभाव कम हो जाए। ये पिछले पेपर में सवाल था, मतलब जो पिछली क्लास मैंने आपको करवाई उसमें, कि विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, और ऑप्शन था फील्ड उत्तेजन धारा बढ़ाई जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपके एक ही पेपर में एक दिन में जो एक शिफ्ट होगी ना, आपकी दिन में 3 शिफ्ट चलती है आपकी, तो एक शिफ्ट में ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है। एक में क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरे में उसका आंसर दे करके क्वेश्चन पूछ लिया। बात एक ही है, आप एक लाइन याद रख लो, विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उत्तेजन धारा क्यों बढ़ा रही हैं, और वहाँ पर वो पूछ रहा था कि डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव रोकने के लिए क्या करेंगे। इतना तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पका पकाया मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। 90% से ऊपर स्कोर की मेरी गारंटी है, बस आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ लो। क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार है। अल्टरनेटर में 30 डिग्री का कोण अल्फा है, 36 स्टेटर स्लॉट और 4 पोल घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करो। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन तो हल करके दे दिया। अरे भाई, पिच फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस अल्फा बटे 2, और कोस अल्फा का मान उसने दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री को 2 से भाग करो, उत्तर आया 15 डिग्री। अब कोस 15 का मान निकाल दो बस। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने लगभग एक दूसरे के क्लोज मान दे दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में सेम क्वेश्चन आएगा, 0.965 इसका उत्तर है, याद कर लो। अगर वो यहाँ कोण 40 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री दे देगा, 50 डिग्री दे देगा, तब जा कर के नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन ऐसा आपके एग्ज़ामों में कर ही नहीं रहे, वो सिंपल सीधा वही दे रहे हैं जितना उनको ज़रूरत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 0 पॉइंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला चाहो तो याद रख लो। हाँ, कोस अल्फा कहाँ से आता है वो बताऊँ आपको मैं, बहुत पीछे की कहानी है। उसमें होता है कि आपने पोल पिच कितनी ली, इन्होंने पोल पिच बताई नहीं है। फिर जैसे
अपने हिसाब से पिच कितनी आएगी, स्लॉट बटा पोल 9 आई है, लेकिन मान लीजिए कि वाइंडिंग 7 पिच मानते हुए किया गया है, तो फिर उत्तर आता है इसका कि पिच में अंतर बटे वास्तविक पिच इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना आया, 2 है ना, 2/9 इंटू 180 डिग्री, ये उत्तर आया आपका 40 डिग्री। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि पिच का मान 7 लिया गया है, 36 स्लॉट है, 4 पोल है, अब बताओ कोण अल्फा का मान कितना है, तो 40 डिग्री है। पिच फैक्टर बताओ कितना है, तो कोस 20 कोस 20 का मान निकाल देते, उत्तर आ जाता। सवाल समझ पा रहे हो क्या? ये बीटेक वालों के सवाल है। और जब अपने कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, भर्ती परीक्षाएं होती है, तो सवाल आपसे भी पूछ लेता है वो। ऐसी बात नहीं है कि अपने गुरुजी आएगा ही नहीं, क्या हम तो ना ही पढ़े, नहीं, अपने भी देते हैं वो सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में हंटिंग का कारण क्या है? तो इस पर मैं चर्चा शायद पहले भी कर ही चुका हूँ, ये रहा। ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन इन लोड, भार में लगातार परिवर्तन, उतार चढ़ाव, वेरिएशन आने के कारण होता है। और फिर इस हंटिंग से हमें रोकना है, उसके लिए हमने क्या लगाया, डैम्पर बाइंडिंग। कोई समस्या नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? नेक्स्ट देखो, एक और रेक्टिफायर का प्रकार है और पूछ रहे हैं कि इस रेक्टिफायर का नाम क्या है। देखो इधर 3 फेज AC है, इधर DC है, मतलब दोनों साइड AC DC है ना, तो इसको बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पढ़ लो, डायग्राम आएगा पेपर में पक्का, कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है ये पेपर में क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर साल आए भाई। आपके पेपर चलते हैं लगभग 10 से 12 दिन, डेली 3 शिफ्ट होती है, 30 पेपर बनाने पड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे वो क्वेश्चन, है ही इतने। हाँ, इसकी खास बात क्या है, एकल मशीन है जो AC को DC, DC को AC कर सकता है। मैकेनिकल पावर देने पर, एनर्जी देने पर एक तरफ AC एक तरफ DC दोनों दे सकता है। ये इसकी खास बात होती है, खास विशेषता होती है। तो बस माय डियर, यहीं रोक रहा हूँ मैं आज की क्लास, बाकी कुछ और है क्वेश्चन जो करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों को शेयर भी तो करो। कब करोगे, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे, क्लास आप पहुँचाइए उन तक, आप क्लास पहुँचा दो, सब्सक्राइब करेंगे वो, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद।